हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका एग्जाम्पल नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिया है। आज के लेक्चर में हमें बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 4 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। क्लास 9th है और एक्सरसाइज 1.2 का जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, देन इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए लेक्चर को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल 4 है, इसको लिख लेते हैं पहले। लोकेट रूट 3 on the number line, on the number line। My dear student, एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रूट 3 को आपको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं। मोस्टली जो एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए आता है वो रूट 3, रूट 5 और रूट 7 में से एक क्वेश्चन 9th क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम में ज़रूर आता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, ये रूट 3 और रूट 5, रूट 7 इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही से कर देनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको इसको पहले ध्यान से समझना है। तो देखिए ध्यान से। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रूट 3 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। आपके पास स्केल होगा तो आपको एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक नंबर लाइन सपोज आपने ऐसे कोई ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस आपको अपनी कॉपी में अप्लाई करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये एक नंबर लाइन बना दी मैंने। नंबर लाइन में बीच में 0 होगा। ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब देखिए डिस्टेंस आपको कितना लेना है। डिस्टेंस आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट मान सकते हैं, और या तो फिर आप 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट को आप 1 इंच ले सकते हैं, क्योंकि इंच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा सा सही दिखेगा। अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो वो छोटा दिखेगा। ठीक है, तो मैं 1 इंच लूँगा। तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है, स्केल लेट 1 इंच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 इंच को मैंने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो मैं यहाँ पर 1 इंच के हिसाब से क्या करूँगा, स्पेस लूँगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ज़्यादा लेना, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ मान लिया, एक पॉइंट इधर मान लिया। ठीक है, स्पेस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और 1 इंच लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये देखिए ये नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 0 की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं तो +1, +2, +3, +4, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होंगे -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये नंबर लाइन है तो ये दोनों साइड से इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ आप एरो लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप एरो लगा सकते हैं ऐसे। अब माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसके लिए मैंने आपको स्टेप क्या बताए थे कल एक्टिविटी में, क्या बताया था, इसके लिए मैंने आपको स्टेप क्या बताए थे कल की एक्टिविटी में। आपको क्या समझाया था कि सबसे पहले आपको रूट 2, देखिए रूट 3 को हम नंबर लाइन पर डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको रूट 2 का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप रूट 3 को रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे हमने रूट 2 का बनाया था पहले वैसे सेम बनाएंगे और फिर रूट 3 का बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। देखिए रूट 3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको रूट 2 को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे उसको पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या करेंगे, रूट 2 को बनाने के लिए आपको 1 यूनिट यहाँ पर लेना होता है नंबर लाइन पे, और 1 यूनिट ऊपर लेना होता है। तो मैं क्या करूँगा, 0 से 1 तक 1 यूनिट है तो यहाँ से 1 यूनिट का डिस्टेंस लूँगा। ठीक है, ये 1 यूनिट है।
आप यहाँ पर 1 इंच लिख सकते हैं, ठीक है, ये यूनिट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 यूनिट, तो मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 यूनिट, ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ, आपको सही से लिखना है। 0 से लेकर 1 तक मैंने 1 यूनिट लिया है। रूट 2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए पहले आपको 1 यूनिट डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो 0 से 1 तक 1 यूनिट हुआ है। अब 1 यूनिट पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, इस 0 को आपको ए मानना है। इस 0 पॉइंट को मैंने ए पॉइंट नेम रख दिया है और इस 1 को मैंने बी पॉइंट नेम रख दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना है, 90 का एंगल बनाना है डी की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपके पास डी होगा, आपको डी रख करके यहाँ पर 90 का एंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक लाइन खींचोगे स्ट्रेट, ठीक है। तो इस बी पॉइंट पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब देखिए आपको क्या करना है, आपने 1 यूनिट लिया था पहले, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस 1 यूनिट था। अब आपको क्या करना है, 1 यूनिट की लेंथ कंपास में मेजर करके पॉइंट बी पर रख करके आपको एक कट लगाना है, ऐसे करके यहाँ पर एक कट। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो मैं यहाँ पर एक कट लगा दूंगा ऐसे करके, ठीक है। कंपास में 1 यूनिट की लेंथ को मेजर करके पॉइंट बी पर रख करके एक कट लगाना है 1 यूनिट का, ठीक है। तो जो ये कट लगाया है मैंने, ये 1 यूनिट का लगाया है, ठीक है। कितने का लगाया है, 1 यूनिट का लगाया है, इतना, ठीक है। क्या किया, 1 यूनिट मैंने यहाँ पर लिया डिस्टेंस, फिर पॉइंट बी पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है 1 यूनिट, फिर यहाँ पर 1 यूनिट का एक कट लगाया मैंने पॉइंट बी से इस लाइन के ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को, ठीक है, जो ये कट लगाया यहाँ पर, ये कट और ये पॉइंट ए, इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको स्केल की हेल्प से इसको ऐसे रख करके ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपको कॉपी में थोड़ा सही से बनाना है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बनाने के लिए, ऐसे करके देखिए। अब देखिए ये 1 यूनिट था, 0 से 1 तक 1 यूनिट था, बी से इसको मान लो सी पॉइंट, बी से सी तक 1 यूनिट था। जब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये ए से कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 1 कितना होगा, √2 यूनिट होगा, ठीक है। इसको हमने वेरीफाई कल कर लिया था, इसको जस्टिफाई कर लिया था कि अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए से कितना होगा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, √2 यूनिट है तो यहाँ पे रख करके कंपास में ए सी की लेंथ को मेजर करेंगे। जितनी लेंथ ए सी है ना, ये वाली लेंथ, कंपास रख करके यहाँ पर ऐसे एक कट लगाएंगे नीचे सीधा इस लाइन के ऊपर, ठीक है। कंपास में ए सी की लेंथ को मेजर करके इस लंबा लाइन के ऊपर यहाँ पर एक कट आएगा, ऐसे देखिए। मान लो कि ये आपके पास कंपास है, आपने इस कंपास के इनिशियल पॉइंट को ए पर रखा है, सी पर लाए आप इस पॉइंट को, पेंसिल को, और यहाँ से आप ऐसे घुमाते गए नीचे और यहाँ पर आपने ऐसे कट मार दिया, ठीक है। तो यानी जैसे यहाँ पर एक कट आएगा, ये नीचे देखिए, यहाँ पर कहीं पे देखिए, यहाँ पर मान लो आपने यहाँ रखे कंपास को ऐसे कट मार दिया नीचे, तो यहाँ पे ये तो बन गया √2 का, ठीक है। ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें करना था √3 को। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, अब देखिए ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना, जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर आपको वापस यही वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। पॉइंट सी पर आपको 90 का एंगल बनाना है। तो जैसे आप ना यहाँ पर डी रख करके 90 का एंगल बनाओगे, ऐसे कुछ बनेगा स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे क्या बनेगा, 90 का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। अब 90 का एंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, कंपास में 1 यूनिट की लेंथ लेनी है और इस पॉइंट सी पर रख करके एक कट यहाँ पे लगाना। सपोज 1 यूनिट की लेंथ का कट यहाँ पे लगा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे लग गया, ठीक है। क्या किया मैंने, फिर इस पॉइंट सी पे 90 का एंगल बनाया है, 1 यूनिट कंपास में मेजर किया है और इस पॉइंट सी पर रखकर एक कट यहाँ पर ऐसे लगा दिया है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट ए को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। इस पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको मान लो आप डी पॉइंट, ठीक है, और इस डी पॉइंट को वापस ए पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे डी पॉइंट को वापस ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है। अब क्या करोगे, ये √2 है, ये आपने 1 यूनिट लिया था, इतना सी डी कितना लिया था, 1 यूनिट लिया था ये आपने, ठीक है, ये था 1 यूनिट। अब देखिए ध्यान से, ये √2 है, ये 1 यूनिट है और ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल है। जब इस राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये कितना मिलेगा आपको, √3 मिलेगा। ए डी कितना मिलेगा, √3 मिलेगा, ठीक है। इस बात को हम जस्टिफाई करेंगे अभी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ए से डी का लेंथ को कंपास में मेजर करना है, ठीक है।
ए से डी के लेंथ को कंपास में मेजर करना है, ऐसे करके आर्क लेनी है और यहाँ से लेते हुए आपको ऐसे एक आर्क लगानी है नीचे तक बिल्कुल, ठीक है, इस तरह कुछ। देखिए ये पूरा आर्क यहाँ पर ए डी की लेंथ को मेजर करना है और यहाँ से एक आर्क लगानी है इस नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बना है तो ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी क्या है कि ए से लेकर यहाँ पर मान लो आप कोई एफ पॉइंट मान लो इसको, ठीक है, ए से एफ, ठीक है, ए से एफ √2 है और ए से ये पी पॉइंट यहाँ पर मैंने पी माना है इसको, ठीक है, इस √3 को मैंने माना है पी पॉइंट। तो ए से पी तक क्या होगा, ए से पी तक होगा √3 डिस्टेंस, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने पी माना है जिसको मुझे रिप्रेजेंट करना था √3 को, ठीक है। एक यहाँ पर कट आया ये √2 का होगा और एक ये आर का यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर ये √3 की होगी, ठीक है। तो आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया है ऐसे। अब इसको वेरीफाई करेंगे कि ये लेंथ और ये ए पी लेंथ इक्वल कैसे है। यहाँ पर आपको लिखना है सिंस जितनी लेंथ ए डी होगी ना, जितनी लेंथ ए डी होगी, ए से डी का लेंथ जितना होगा उतना ए से पी का लेंथ होगा, ए से पी का लेंथ होगा। ए डी कितना है √3 है तो ये भी कितना होगा ए पी, ए से पी का लेंथ √3 यूनिट। अब ये √3 यूनिट क्यों हुआ, ठीक है, ये √2 है, ये 1 यूनिट है, तो ए डी √3 यूनिट कैसे हो गया, इसको पाइथागोरस से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में आपको क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। प्रूफ में आपको लिखना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है AD, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल ACD में ये 90 का एंगल है, तो जस्ट इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा AB, AD क्या है AD, और बेस कितना है, बेस AC है, और परपेंडिकुलर CD है, ठीक है। अब वैल्यू फिल करो, देखिए AD एज इट इज है AD का स्क्वायर, AC कितना है, AC है √2, पहले हमने √2 के लिए ड्रॉ किया था तो AC कितना मिला √2। अब CD कितना है 1 यूनिट, तो यहाँ 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, √2 स्क्वायर से रूट हट जाता है तो केवल 2 बच जाएगा, ओनली 2, प्लस में 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 213 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आएगा, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू √3, ठीक है। स्क्वायर हटा, यहाँ पे रूट आ गया तो √3 हो गया। तो AD की लेंथ कितनी होगी, √3 हो गया। अब हमने क्या किया था, हमने AD की आर्क जितना कंपास में लेंथ ली थी, जितनी AD की लेंथ है उतना हमने कंपास में मेजर किया था और यहाँ से कंपास को लाते हुए ऐसे एक कट लगाया था नंबर लाइन पे। तो AD √3 है तो AP भी क्या होगा, √3 होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये जो P पॉइंट है ये √3 को दिखा रहा है, ठीक है। तो AD कितना है √3 यूनिट, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या लिखना है, देयरफॉर पॉइंट P, जो ये P पॉइंट है, पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया और ऐसे करने से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने आपको डीपली समझाया, एक एक बात को वेरीफाई करके समझाया है और स्केल लेने भी समझाया है, ठीक है। स्केल कैसे लेते हैं वो भी समझाया है। तो ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आपको अपनी कॉपी में थोड़ा इसको बड़ा बनाना है, ठीक है। तो और इसको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है और ये जस्टिफाई देना है, ये वेरीफाई करना है इसको ऐसे करके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसको पहले आप नोट डाउन कर ले, देन इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर ले। अब माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा कुछ बेसिक पता होना चाहिए, वो मैंने आपको सब समझा लिया है वैसे, ठीक है। रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर मैंने आपको समझा लिया है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ताकि एक्सरसाइज में आपको हर एक पॉइंट समझ में आए, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या पता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स
ये बेसिकली कलेक्शन होता है किसका, रैशनल एंड इरेशनल नंबर का, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट, जो बेसिकली रियल नंबर सेट होता है वो रैशनल एंड इरेशनल नंबर को कंबाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखने हैं कि देखिए दुनिया में जितने भी सारे रैशनल नंबर है वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। दुनिया के अंदर जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो रियल नंबर होता है वो रैशनल और इरेशनल का कंबाइन सेट होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लूँ कि दुनिया में जितने भी रियल नंबर होते हैं वो क्या सब रैशनल नंबर होते हैं, नो इट मे बी इरेशनल नंबर, नो इट मे बी इरेशनल नंबर, ठीक है। नहीं, दुनिया के अंदर जितने भी रियल नंबर है वो सारे रैशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी तो होते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा कि दुनिया के अंदर जितने भी रियल नंबर है वो सारे क्या रैशनल नंबर होते हैं, नो इट मे बी इरेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इसीलिए हम सभी रियल नंबर को रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, बट हम सभी रैशनल नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या है, दुनिया में जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, नो इट मे बी रैशनल नंबर, ठीक है। वो रैशनल नंबर भी हो सकती है, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, इन दोनों का कंबाइन सेट होता है। तो रियल नंबर को खाली हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं और रियल नंबर को खाली हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, इन दोनों का कंबाइन सेट होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया में जितने भी रियल नंबर है वो क्या सारे रैशनल नंबर है, नो इट मे बी रैशनल नंबर। अब दुनिया में जितने भी रियल नंबर है वो क्या सारे इरेशनल नंबर है, नो इट मे बी रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सारे रैशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं, बट सारे रियल नंबर को हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी होंगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, यही आपको समझना था। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले ध्यान से देख ले आप। अब माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 को ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स, ठीक है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे, ठीक है, और इन स्टेटमेंट को देखकर आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या ट्रू है, ठीक है, यानी फॉल्स है या ट्रू है, ये आपको बताना है। और देन अपने आंसर का जस्टिफाई भी देना है, रीजन भी देना है कि ये रियल में ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है, उसके बारे में आपको रीजन भी देना है, प्रॉपर रीजन के साथ अपना आंसर देना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को पहले ध्यान से सुनिए कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। जो स्टेटमेंट गिवन है उनको पढ़ करके आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स या ट्रू क्यों है, उसका रीजन भी देना है। तो स्टेटमेंट 1 को ध्यान से देखिए। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए एवरी इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, आपको मैंने क्या बताया था कि जो रियल नंबर है ये कंबाइन सेट होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर का, ठीक है। जो रियल नंबर होता है वो कंबाइन सेट होता है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि जो एवरी, हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है, ऑफ कोर्स होता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि हर एक इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं, बट हर एक रियल नंबर को हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, इट में बी रैशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर इन दोनों का सेट है, इन सभी को हम ये बोल सकते हैं, लेकिन इस रियल नंबर को हम पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि इस रियल नंबर में ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल राइट कहा है कि एवरी, हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है, ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। हर एक इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो पहले, एवरी इरेशनल नंबर
irrational number, every irrational number is a real number, is a real number। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। आंसर में आपको क्या लिखना है, ट्रू। अब रीजन में क्या लिखना है, ठीक है, आपको रीजन में लिखना है सिंस, यहाँ लिख लो पहले, रीजन नहीं, ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हैं इसका। तो रीजन में क्या लिखना है, सिंस द कलेक्शन ऑफ, इसको हटा देते पहले, अब देखिए ध्यान से, सिंस द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, irrational numbers is said to be real numbers, माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या कहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ऑफ कोर्स, क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं, बिकॉज कि रीजन क्या है कि सिंस द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज सेड टू बी रियल नंबर। ठीक है, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको इसको समझाया था साइड में, वो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, उसको ध्यान से देखिए। माय डियर स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो स्टेटमेंट को आपने देख लिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट है एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, क्या आप नंबर लाइन के हर एक पॉइंट को रूट एम की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं? नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते, जितने भी इंटीजर होते, क्या उसको आप रूट एम की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं? तो नॉट, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। अब फॉल्स क्यों होगा, देखिए इसका रीजन देता हूँ मैं आपको। देखिए आपको पता है कि ये नंबर लाइन है, आप जानते हैं कि ये नंबर लाइन है। यहाँ पर मान लो 0 होता है, 0 की राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर की साइड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट, ठीक है, इस नंबर लाइन का हर एक पॉइंट को क्या आप रूट एम की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं? नो, ये स्टेप नेसेसरी नहीं है। क्यों नहीं है, समझिए ध्यान से, कि रूट एम के हर एक पॉइंट पे अगर मैं रूट लगा लूँ, ठीक है, नंबर लाइन का जो हर एक पॉइंट है उसको रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं इस पे ऐसे रूट लगा लूँ सब पे, तो माय डियर स्टूडेंट, आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये सारे तो कुछ ना कुछ नंबर होते हैं। ठीक है, 0 का रूट आप 0 निकाल लोगे, 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 होता है। 1 का 1 होगा, और √2 तो रूट में रहता है, इरेशनल नंबर है। √3 भी एक इरेशनल नंबर है, √4 का 2 निकलेगा, √5 का ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम 0 के बाद वाले जितने भी नंबर के ऊपर रूट लगाते हैं, उन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो सब अपने में डिफाइन नंबर है। ठीक है, लेकिन क्या आपने ये पढ़ा है कि माइनस वाले नंबर के ऊपर रूट लगाए जाए तो उसकी कोई वैल्यू आती है क्या? ये आपने नहीं पढ़ा है, ये स्टेप नेसेसरी नहीं है। ठीक है, 0 के बाद वाले सभी नंबर पे आप रूट लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, बट आप नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से कि इनके ऊपर आपने रूट लगा लिया, तो ये तो डिफाइन है, लेकिन नेगेटिव नंबर के ऊपर आप रूट नहीं लगा सकते। क्या आपने पढ़ा है कि -√2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? हो ही नहीं सकती है, परिभाषित होता ही, डिफाइन होता ही नहीं, ये चीज़ होता ही नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो नंबर है ना, माइनस के नंबर पे अगर रूट लगा होता है तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर।
माय डियर स्टूडेंट, अगर माइनस के नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है तो ये नंबर कैसे बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके बारे में हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ईयर से, यानी 11th क्लास से इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अभी आपके सिलेबस में 10 तक ये नंबर नहीं आते कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनके रूट के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, माइनस वाले रूट के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए इनकी स्टडी हम यहाँ पर नहीं करते हैं। 10th बेस पर आपको केवल क्या करना है कि आप नेचुरल नंबर और होल नंबर के ऊपर रूट लगा सकते हैं, माइनस वाले नंबर के ऊपर रूट नहीं लगा सकते हैं। ये स्टेप नेसेसरी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, ये नेगेटिव वाले सारे रूट वाले नंबर, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और अभी आप जो स्टडी करते हैं वो रियल नंबर के बारे में करते हैं, और रियल नंबर में क्या आते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आता है। तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये 1 रैशनल नंबर है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, सो जो ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको आंसर में क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, आपको लिखना है स्टेटमेंट तो फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है, रीजन यहाँ पे रीजन देंगे इसका। रीजन में क्या लिखना है आपको, सिंस नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है मैंने, देखिए कि सिंस नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के जो नेगेटिव पार्ट का वो स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में अभी हमने 10th बेस पे स्टडी नहीं किया है, इसलिए हम नेगेटिव नेचुरल नंबर के ऊपर रूट नहीं लगा सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंस नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, ये हमारा रीजन रहेगा। इसीलिए सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आप लिख भी सकते हैं कि सिंस द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग या फॉल्स, ठीक है। ये क्या किया मैंने कि सिंस गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हम नेगेटिव नेचुरल नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते हैं। अगर हमने नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं जानते अभी, ठीक है, 10th बेस पर नहीं जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रीजन आपको बिल्कुल प्रॉपर देना है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको समझा लिया है और ये स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट को ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बेसिकली क्या कहता है, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या कहता है कि हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर ये कंबाइन सेट होता है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर कंबाइन सेट होता है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या हर एक रियल नंबर को हम इरेशनल नंबर बोल सकती है, क्या हर एक रियल नंबर को इरेशनल नंबर बोल सकती है। नो, इट मे बी रैशनल नंबर, कि रियल नंबर तो इन दोनों का कंबाइन सेट होता है ना। अब ये कहता है स्टेटमेंट कि हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर ही होता है, नहीं, इट में भी रैशनल नंबर, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी हो सकता है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि सभी रियल नंबर को हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। इट में भी रियल नंबर में रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स हो गया है, और अगर फॉल्स हो गया है तो रीजन देंगे हम यहाँ पर प्रॉपर कि फॉल्स क्यों हुआ है। तो रीजन में आपको क्या लिखना है, सिंस रियल नंबर्स आर द collection, ठीक है, collection of rational and irrational number, rational
एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैंने बेसिकली क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा कि सिंस रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, सिंस हम जानते हैं कि रियल नंबर जितने भी रियल नंबर है वो सारे क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों होती है। तो केवल हम रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, इट में बी रैशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के सेट में इरेशनल नंबर भी होते हैं और रैशनल नंबर भी होते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, सिंस रियल नंबर आर द कलेक्शन, जो रियल नंबर कलेक्शन होता है, सेट होता है किसका, रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों का ही कलेक्शन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर डेट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, जितने भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है। ठीक है, जितने भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल नंबर होता है, ये कहता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर कहता है इफ़ नॉट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर नहीं होता है तो कोई एग्जाम्पल आपको देकर समझाना है कि ये रैशनल भी होता है, इरेशनल नहीं होता है केवल। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या सारा रैशनल होगा, उनमें से कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो रैशनल होंगे। ठीक है, अब वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है, लेकिन वी नो डेट, हम जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रैशनल भी हो सकता है, बिकॉज रूट 16 है, रूट 16 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर रूट 16 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और 4 क्या होता है, इट में भी रैशनल नंबर विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि सारे जो जितने भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, बिकॉज उनमें कुछ रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जस्टिफाई देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको लिखना है इसका सॉल्यूशन में क्या लिखना है वो समझिए। पहले आपको लिखना है कि स्क्वायर रूट, आपको क्या लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर GERS है। ठीक है, इंटीजर की स्पेलिंग क्या होती है, INTEGRS। तो क्या लिखा है मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर, आर नॉट इरेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, क्या कहा है मैंने, देखिए ध्यान से, कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। हम सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को हम केवल इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, इट में भी रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्यों होता है, देखिए ध्यान से, देखिए नंबर लाइन पे आपको क्या पता है कि सेंटर पॉइंट 0 होता है, 0 की राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर चलते हैं, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, प्लस का 16 भी होगा और प्लस का 25 भी आएगा राइट साइड में। अगर आप आगे चलते जाओगे तो आपको 16 भी मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर, 25 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, 4 के बाद यहाँ 9 भी मिलेगा कहीं पे। ठीक है, तो अब देखिए अगर इन सभी का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कह रहा था, अगर इन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। अब देखिए इन सभी का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इनमें से कुछ रैशनल भी होगा, सारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा, देखिए 0 का रूट निकाल लो, कितना होगा, 0 होगा, और 0 को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। इसके अपॉन में 1 ऐड कर लो तो ये नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में डिफाइन हो गया है। और जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइन होता है और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 0 भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो रैशनल नंबर निकल गया है। ये 1 का देखिए, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया है। और ये कहता है कि सारे नंबर इरेशनल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए √4 का निकाल लो, √4 का क्या होगा 2, और 2 के अपॉन में 1 ऐड करो तो 2/1 विच इज अ रैशनल नंबर।
विच इज अ रैशनल नंबर। रूट 16 का निकाल लो, 16 का 4 हो गया, तो 4 भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ऑफ कोर्स रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर को हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। इट में भी इसमें कुछ ऐसे नंबर भी है जो रैशनल नंबर निकल रही है। ठीक है, तो रीजन में मैंने यही लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। सभी ऑल पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट को हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, बिकॉज उनमें से कुछ रैशनल नंबर भी होते हैं, जैसे कि 1 2 4 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है, एग्जाम्पल देना है आपको अब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए आप ले लो यहाँ से रूट 1 ले लो, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और विच इज अ रैशनल नंबर। यहाँ क्या लिखेंगे, विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रूट 1 इक्वल टू 1 हो गया, विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए मान लो कि रूट 9 ले लो। ठीक है, देखिए रूट 9 लिया, अब रूट 9 क्या है, अगर मैं इस पे ये एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, विच इज अ रैशनल नंबर। एक एग्जांपल आप ये दे दो, रूट 16 हो गया है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 के अपॉन में 1 मानेंगे तो रैशनल नंबर हो जाएगा। विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, विच इज अ रैशनल नंबर। ऐसे आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। हमसे केवल एक एग्जाम्पल पूछा था। क्वेश्चन का इंटरफेस दोबारा सुनिए, देखिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट, यदि नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि जो पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स देखिए हमने 4-5 एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर कि 1 के ऊपर 1 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया तो 1 मिला। 1 क्या है, विच इज अ रैशनल नंबर। 9 का 3 है, विच इज अ रैशनल नंबर। 16 का 4 है, विच इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज 4 को हम P/Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। तो एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। अब माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में जो रूट 5 है, रूट 7 है और रूट 2 है, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए जरूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आप रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछता है। ठीक है, तो देखिए रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है। पहले तो क्या है कि आप पहले रूट 2 को रिप्रेजेंट करो, फिर रूट 3 को रिप्रेजेंट करो और फिर रूट 5 को रिप्रेजेंट करो, और रूट 5 को आप डायरेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, रूट 5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल जब बनता है नंबर लाइन के ऊपर तो वहाँ पर आपको एक यूनिट तो रखनी है 2 और एक रखनी है 1। तो 2 1 में जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये रूट 5 आएगा, और यहाँ से आर्क लेकर आप इस नंबर लाइन के ऊपर ऐसे मान लोगे तो यहाँ पे रूट 5 क्या होगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसको सीक्वेंस में कैसे करना है वो मैं आपको जस्टिफाई करके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो माय डियर स्टूडेंट, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यस, देखिए हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आपको अपना स्केल लेना है। ठीक है, आपको ऐसे स्केल लेना है और एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। माय डियर स्टूडेंट, एक नंबर लाइन को इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जैसे इस टाइम मैं समझा रहा हूँ ना बेसिक लेवल से, वैसे ही आपको एग्जाम में करके आना है अगर फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन के ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर आपको इंच में लेना है। ठीक है, इंच में डिस्टेंस लेना है, इंच में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेंगे तो वो छोटा पड़ेगा। ठीक है, तो स्केल मानते हैं पहले, लेट 1 इंच को लिया मैंने,
किसके इक्वल, 1 यूनिट के इक्वल, ठीक है। ये मान लिया मैंने स्केल। अब देखिए ध्यान से, इंच में ले लो यहाँ पे, तो इंच में सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये, ठीक है। नंबर लाइन है तो दोनों साइड से इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं 0 मान लो, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 फिर +3 होगा कहीं दूर तक, या -1 होगा लेफ्ट में, ठीक है। अब √5 को हमें लोकेट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। √5 के लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको डायरेक्ट बनाना है, एग्जाम में डायरेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, तो वहाँ क्या करना है, एक यूनिट चाहो तो आप ये वाली जो ये ट्राइंगल है ना, जो ये ट्राइंगल है ना, इसकी चाहो तो ये वाली साइड आप 2 ले लो, या ये वाली साइड 2 ले लो। दोनों में से आपको एक साइड को 2 यूनिट लेना है, एक को 1 यूनिट लेना है। अगर ये 2 होगा तो ये 1 लेना पड़ेगा, अगर ये 2 होगा तो ये 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको 2 लेता हूँ, इसको मैं 2 लेता हूँ और इसको 1 लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर पहले आपको 2 यूनिट लेनी है। क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है 2 यूनिट का। तो 0 से लेकर 1 यूनिट, 1 से 2 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक मेरी होगी 2 यूनिट, ठीक है। 0 से 2 तक हो गया 2 यूनिट। अब क्या करना है, अब आपको इस पॉइंट 2 पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, डी को रख करके, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि राइट एंगल ट्राइंगल आपने बना दिया ऐसे कुछ, ठीक है। चलो आपने क्या किया है, 0 से 2, देखिए ध्यान से, 0 से 2 आपने 2 यूनिट लिया है माय डियर स्टूडेंट। 0 से 2 आपने क्या लिया है, 2 यूनिट ली है, ठीक है, √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आपको क्या करना है, इसको देखिए 0 पे आपको पॉइंट ए मान लेना है, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, ठीक है। अब इस पॉइंट बी पर, ये पॉइंट क्या है, बी है, इस पॉइंट बी पर आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। अब आपको ये वाली साइड 1 यूनिट लेनी है, तो आपको क्या करना है, कंपास में 1 यूनिट को मेजर करना है, पॉइंट बी पे रखकर एक आर्क लगाना, एक कट लगाना है 1 यूनिट का। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का एक, यानी 1 इंच का एक कट लगा दिया मैंने ऐसे करके, ठीक है। आर्क यहाँ पे रख के, पॉइंट बी पे रख के, कंपास को बी पे रख करके एक आर्क मार दिया इस लाइन के ऊपर, ठीक है, राइट एंगल वाली लाइन के ऊपर। अब देखिए, ये जो मैंने लिया है कट, मतलब जो लेंथ ली है मैंने कंपास में, वो 1 यूनिट लिया, यानी 1 इंच ली है। 1 इंच को मैंने 1 यूनिट माना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 यूनिट लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ पर 1 यूनिट का आर्क लगाए, इस पॉइंट को मान लो सी पॉइंट, और इसको ए पॉइंट, जो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट थी, ये 1 यूनिट था, तो ए पॉइंट और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। सी पॉइंट और ए पॉइंट को ऐसे स्केल से मिला दो। ये देखिए, ये लाइन कर दी मैंने, ये लाइन मिला दी मैंने, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया मैंने लाइन को। अब देखिए क्या करना है, ये 2 यूनिट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 से 2, तो ये 2 हो गया बेस इसका, और इसका परपेंडिकुलर राइट एंगल का 1 हो गया, ठीक है। ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस कितना हो गया, 2 यूनिट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये 2 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 5 होगा, तो कितना आएगा, ये 5 यूनिट हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए और सी, कंपास में ए सी की जितनी लेंथ है यहाँ पर ऐसे कंपास को रखेंगे इसके ऊपर, और एक आर्क लेंगे, और इस आर्क को इस नंबर लाइन के ऊपर ऐसे कट मारेंगे नीचे की साइड, ऐसे डॉटेड लाइन के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके। तो सपोज यहाँ पर कहीं पर कट लग गया है, तो इसको बोलेंगे पी पॉइंट, और ये रिप्रेजेंट करेगा √5 को, ठीक है। यानी जो ए से लेकर इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको जस्टिफाई देना है कि ये आपने 2 लिया है, ये आपने 1 लिया है, तो ये √5 कैसे हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जितना ये हुआ होगा ना ए सी, उतनी हमने आर्क ली है और इस नंबर लाइन के ऊपर लगाया है, तो ए सी और ए पी की लेंथ इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रूफ देना है, तो प्रूफ में आपको क्या करना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या करना है, बाई
पाइथागोरस थ्योरम PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? देखिए ABBC राइट एंगल, यहाँ पे 90 का एंगल बना हुआ है, इसके सामने वाली साइड AC। अभी हमें नहीं मालूम है कि ये कितना होगा, हमें केवल मालूम है कि ये 2 था, ये 1 था, तो हमें पहले ये निकालना है। अब ये निकल जाएगा तो हमने इतनी आर्क यहाँ पे लगाई है, तो AP भी कितना होगा? √5 होगा। तो पहले हम ये निकाल लें। तो H हाइपोटेन्यूज तो हमें नहीं पता है, तो हमारे पास क्या है? बेस। बेस कितना? AB। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है, AC का स्क्वायर, साइड का नाम, ठीक है। बेस AB है, AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर BC है, BC का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है? AC तो हमें मालूम करना है, ये सेम रहेगा। AB ये हमने 2 यूनिट लिया था, तो 2 का स्क्वायर। BC 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर एज इट इज है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, ठीक है। अब थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ इधर से। अब देखिए ध्यान से, AC का स्क्वायर एज इट इज है, 415 हो गया। AC स्क्वायर हटेगा इधर तो रूट आएगा। अब देखिए AC की लेंथ, देखिए ये अगर हमने 2 लिया, ये 1 लिया, तो AC कितना बन गया? 5 बन गया है, 5 यूनिट मिल चुकी है। अब हमने क्या किया? AC पे हमने कंपास रख के इतनी आर्क लेकर एक हमने आर्क नीचे लगा दी, इस नंबर लाइन के ऊपर, इस पॉइंट C से ऐसे में लगा दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हम क्या कहेंगे? सिंस क्या होगा कि जो AC लेंथ होगी वो इक्वल होगी AP के, AP AC इक्वल, क्योंकि यही आर्क हमने यहाँ पे लगाई है नीचे, ठीक है। AP के इक्वल होगा, दोनों क्या होगा? √5 यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट, दोनों क्या होगा? √5 यूनिट्स होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि पॉइंट, देयरफॉर, सिंस या हेंस लिख सकते हैं, पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √5 ऑन द नंबर लाइन, तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश कर दिया कंप्लीटली, ठीक है। ये √5 को ऐसे आपको बनाना है स्केल की हेल्प से, ठीक है। और सीक्वेंस में हर एक पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, मैं उसको आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। उसका एक लेक्चर फिर मैं दोबारा बनाऊंगा और आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आपको ऐसे ही सीक्वेंस में, अगर आप ऐसे ही सीक्वेंस में एग्जाम में लिख कर के आओगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।